नमस्कार साथियों, GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। और आज YouTube पे MPPSC प्री का ऑनलाइन टेस्ट करवाया जा रहा है। 100 क्वेश्चन है, आप अपने पास कॉपी पेन रखें, प्रश्न का आंसर लिखते चले और अपने नंबरों का मूल्यांकन करें। 60 का टारगेट आपको इसमें रखना है क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा मॉडरेट करके लिए गए हैं, ठीक है। और आप इसमें अपने नंबरों के बजाय इस पेपर के साथ संतुलित विचारधारा के साथ पेपर कैसे हल करते हैं वो चीज़ें आपको आज से सीखना शुरू करनी है। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले अपन जब बहुत बड़े ज्ञानी वीडियो देखते हैं, मैं भी बनाता हूँ उन ज्ञानियों में, ये गलती नहीं करनी है, वो गलती नहीं करनी है, तो इसका उपाय मैंने सोचा कि कुछ पेपर आप मेरे साथ ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पे हल करें, उससे पेपर हल करने का तरीका आप समझ पाएंगे। अभी तक आपने अगर GLCIS MPPSC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। GLCIS MPPSC ऐप केवल 470 रुपये में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट, 30-35 जो है FLT प्लस 10 यूनिट वाइज FLT प्लस ओल्ड ईयर के जो सोल्ड पेपर है वो FLT, ऐसे करके 50 प्लस ही आपको FLT मिलने वाले हैं। 100 प्लस टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी अवेलेबल है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको निश्चित रूप से ज्वाइन करनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज आप अभी तक नहीं देख रहे हैं या अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार उसका एक वीडियो 5 मिनट के लिए देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि सारा कंटेंट आपके सामने है। आइए शुरू करते बिना समय गंवाए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में बर्तनों का या मिट्टी के बर्तनों का पहली बार प्रयोग हुआ? तो पहली बार मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मेसोलिथिक, चारकोलिथिक, नवपाषाण, लोह युग। अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे आता कुंभकारी कला या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, लेकिन क्या उससे कच्चे रूप में उससे पहले मानव ने हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए होंगे? बनाए होंगे। तो यहाँ पे नवपाषाण चूज करना हमारे लिए थोड़ा गलत हो सकता है। लोह युग आ गया तो फिर मिट्टी के बर्तन का सवाल ही नहीं लगता, काम लिए जा रहे होंगे लेकिन पहली बार नहीं हो सकता। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे आता है चारकोलिथिक एज, तो सही आंसर आप लोगों को होगा चारकोलिथिक। ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना चाहिए, एक एक ऑप्शन पे विचार करना चाहिए। भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण किसके द्वारा खोजा गया था? भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, गार्डन चाइल्ड, RM व्हीलर। देखिए सब इतिहासकार हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, जो RM व्हीलर है, इनका इंडस वैली और इतिहास में अन्य कथनों के रूप में इनका नाम, इंडस वैली के समाप्त होने में विभिन्न तथ्य इसमें देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम अपन देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक 1861। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्हें पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता भी माना जाता है या जनक भी माना जाता है, तो सही आंसर होगा ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, बारबर की गुफाओं किसके आश्रय स्थल के रूप में जानी जाती है? बारबर की गुफाएं कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो ये किस राज्य में है? जैन, आजीवक, थारूस या तांत्रिकों के लिए? तो जो बारबर की गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध थी, बता दीजिए जल्दी से आंसर। आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय का जो है एक शासक है जो उसका अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बाद में क्या कर लिया था, जैन धर्म कर लिया था, जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और उनके बेटे बिंदुसार किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? आजीवक संप्रदाय से उनके अनुयायी थे। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग जो है स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है प्रश्न संख्या 4, इस पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, वो PPT का पेज गायब है। जो यवन प्रिया है, यवन प्रिया वैदिक काल में किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आप लोगों के पास, काली मिर्च, लौंग, खीर या एक वित्त अधिकारी। यवन प्रिया किसे कहा जाता था? तो यवन प्रिया कहा जाता था काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शाही ताज का हर मोती उन गरीब किसानों की आंसू भरी आंखों से गिरी हुई खून की सघन बूंद है, ये कथन इनमें से किसने कहा है? मतलब कितना जबरदस्त बात कि जो राजा महाराजा होते हैं, जो मुकुट पहनते हैं, जो हीरे जड़ाते हैं, वो किसी गरीब का खून है। इसमें से ये कथन किसने कहा है? ये कथन किसने कहा है? अमीर खुसरो। अब एक एक के बारे में देख लेते। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है मोरक्को के यात्री थे। और MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके काल में भारत आए थे, इन्हें शहर काजी नियुक्त किया गया, इनकी पुस्तक रहला।
अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, दिल्ली के 8-9 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा। आशिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक किताब और है जो भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बदायूनी, इनके बहुत सारे कथन फेमस है इतिहास में, इनकी रचनाएं भी। जवाबीत किससे संबंधित है? आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन एमपीपीएससी ऐसा पूछता टर्म्स से, जैसे पिछली बार पूछा था पनही क्या है, तो उसी तरह का ये एक क्वेश्चन है। जवाबीत जो है वो किससे संबंधित है? राज्य के कानून, मनसम प्रणाली, मिंट हाउस को विनियमित करने वाला कानून, कृषि कर। जवाबीत जो है वो मुगल काल से संबंधित है। अब थोड़ा अनुमान लगाइए किससे संबंधित होगा, लेकिन जहां से अनुमान लगाओगे वहां वो नहीं है। जवाबीत जो है कानूनों का लेखा जोखा था। क्या था? राज्य के कानूनों का लेखा जोखा। वारकरी परंपरा की सीट मतलब पीठ, गलत प्रिंट हो गया। वारकरी परंपरा की प्रधान पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी, पंढरपुर, नाडियाद, वाराणसी। तो देखिए वारकरी परंपरा में सबसे मेन संत आते नामदेव जी महाराज। आप जो है मुख्यतः महाराष्ट्र गुजरात सेक्टर में प्रसिद्ध थे, और महाराष्ट्र के पंढरपुर में वारकरी परंपरा की प्रधान पीठ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा पंढरपुर। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत विभाजित थे? अब इसका आंसर थोड़ा कंट्रोवर्शियल अलग अलग जगह मिलता है, इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मिलता है। लेकिन अकबर के समय सूबों की संख्या थी 15, औरंगजेब के समय 20 प्लस 1 गिना जाता है 21, ठीक है, कंधार को। तो सूबों की संख्या कितनी थी? 21, और अकबर के समय कितनी थी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, मतलब मदद ए माश जो डिपार्टमेंट क्या है? मदद शब्द से यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। शौचालय कर हो नहीं सकता। राजस्व मुक्त भूमि विद्वान व्यक्तियों को दी जा सकती है। सेना के लोगों को पेंशन, खेती कर। अब देखिए मदद ए माश क्या है? मदद माश क्या है? यहाँ पे आंसर मुझे लग रहा है सही नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर था वो था राजस्व मुक्त भूमि जो विद्वान व्यक्तियों को दी जाती थी। आंसर थोड़ा सा वो एरो सही नहीं आया है। राजस्व मुक्त भूमि जो है बी आंसर है, वो बिल्कुल सही है। अभी तक आप लोगों ने GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया और टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे तो ये भूल है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपको लगानी चाहिए। बिल्कुल साइकोलॉजिकल फेनोमिना में MPPSC जैसे प्रश्न पूछता है वैसी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मठ से प्रेरित होकर अकबर द्वारा बनाया गया एक स्मारक कौन सा है? इनमें से कौन सा एक स्मारक है जो बौद्ध मठ से प्रभावित होकर अकबर ने बनाया था? तो ये है आपका पंचमहल, ये पंचमहल। नेक्स्ट, गुणराज खान की उपाधि किससे पक्की गई थी या किससे दी गई थी? इनमें से गुणराज की उपाधि किससे दी गई थी? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें जो दिया जा रहा है उसमें तो मैं किसी से सहमति नहीं हूं। विप्रदास पीपले, कवि जयदेव, श्री चैतन्य, मालाधार बसु, चारों ही नहीं मानता मैं तो। पांचवा ही ऑप्शन है, उसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। मुगल शासन के उत्तराधिकार के लिए जाजवू का युद्ध 1707 में किसके बीच में लड़ा गया? देखो अभी तक आपने उत्तराधिकार के युद्ध जो हैं 1658 धर्मत का युद्ध और 1659 देवराय का युद्ध, जिसमें औरंगजेब सफल हो जाता है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी संतानों में भी उत्तराधिकार के दूसरी बार संघर्ष हुआ था 1707 में, और इसमें फेमस युद्ध था जाजवू का युद्ध। ये जाजवू का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? थोड़ा सा आइडिया लगा लें तो 1707 में शासक कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, और उसके भाई आजम के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और आजम। निम्नलिखित में से कौन 1857-59 में भारतीय विद्रोह में नागरिक विद्रोह के लेखक, मतलब भारतीय नागरिक विद्रोह नाम से पुस्तक 1857 के विद्रोह पर किसने लिखी है? RC मजूमदार, PC जोशी, SB चौधरी, TR होम्स। SB चौधरी की ये रचना है। निम्नलिखित से किस क्षेत्र में ज्वालामुखी देखा जाता है या किस जगह ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है? तो देखिए जो प्लेटें हैं उनकी 3, अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, इंट्राप्लेट फोल्ट, ये तीनों जगह ऐसी है जहां पे ज्वालामुखी आने की प्रयागता होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, एक गहरी घाटी जो ढलान जैसे खड़ी कदमों की विशेषता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा है, एक गहरी घाटी जो ढलान जैसे खड़ी कदमों की विशेषता के रूप में जानी जाती है। देखिए ऐसे समझिए, एक घाटी है, उसके अंदर क्या है, ऐसे ढलान जो है खड़े हैं। अगर खड़े ढलान होंगे जैसे ऐसे,
ठीक है, इन दोनों में खड़े ढलान कौन सी है? तो तिरछे का ढलान है। अगर खड़े ढलान है तो ये घाटी कैसी दिखेगी आपकी? यू शेप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटी। और यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? हिमानी के द्वारा। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है बेटा? हिमानी के द्वारा। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना है, एक निम्न दाब क्षेत्र स्थित है। ITCZ का निम्न दाब क्षेत्र कौन सा? व्यापारिक पवनों और पछवा पवनों के बीच, पछवा हवन व ध्रुवीय पवन पेटी के बीच, ध्रुवों के पास, भूमध्य रेखा के पास। सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी पवन पेटी कहाँ है। एक सेकंड, तब तक इसका आंसर रिसर्च करो। ये अर्थ, ये भूमध्य रेखा, इससे 5 से 10 डिग्री तक का भाग है, 0 से लेकर। ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है डोलड्रम। डोलड्रम के आगे वाला जो ये भाग है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसको व्यापारिक पवन प्रवाह कहा जाता है, ये वाला पूरा भाग। ठीक है, इसके आगे वाला जो भाग है ये आपका पछवा पवन क्षेत्र। ठीक है, चीकता 60, प्रचंड 50, दाहड़ता 40, ये वाला। और ये ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय पवनें चलती है। तो यहाँ पे निम्न दाब कहाँ पे होगा? ताप और दाब का संबंध उल्टा होता है। अगर ताप अधिक है तो दाब कम होगा। अब इस आधार पे आंसर बता दीजिए आप, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सही आंसर इसका क्या होगा? निम्न दाब क्या होगा? क्योंकि उच्च ताप कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पे। तो निम्न दाब कहाँ बनेगा? भूमध्य रेखा पर ही बनेगा। विश्व में महासागरों में औसत लवणता कितनी है? इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ppm पे लिखते हैं। विश्व में महासागरों की औसत लवणता देखिए 35 प्रति हजार लिखते हैं, इसे 42 प्रति हजार। तो विश्व में महासागरों की औसत लवणता है 35 प्रति हजार। अगर 1000 इकाई पे अगर गिना जाए तो 35 इकाई उसमें किसकी है? लवणता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचटका जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? कामचटका जलधारा जो है इनमें से किस महासागर में है? जल्दी से बता दो। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। कामचटका जलधारा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। कामचटका जलधारा प्रशांत महासागर। बेदा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्वेश्चन है, बेदा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु। तो बेदा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा। नेक्स्ट टिप्पणी, बेदा बहल उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा जो कुछ विशेष है वो आपको और मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी बिहार में सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला है? अब ये किस पर्वतमाला के बारे में बात कर रहा है? देखिए, अब भारत का मैप अपन देख लेते हैं एक बार। ये अपना भारत का मैप, ठीक है। अब ये पूछ रहा है पश्चिमी बिहार, मतलब पश्चिमी बिहार मतलब ये वाला भाग, छोटा नागपुर का पठार जो उसका ऊपरी भाग, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, उसके थोड़ा सा ऊपर वाला भाग सासाराम वाला जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है, रोहतास और से राजस्थान चित्तौड़गढ़ तक। राजस्थान चित्तौड़गढ़ यहाँ पे चित्तौड़ का आ जाएगा इस जगह, ठीक है। इसके बीच में फैला है पहला अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला तो आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि अरावली पर्वतमाला तो कैसे फैली है? यहाँ से गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा एमपी के मालवा के नीमच वाले और थोड़े से इस भाग में, गुना से ऊपरी भाग में, ठीक है। बस इसके आगे जाके ये दिल्ली तक जाती है, रायसेना हिल्स की पहाड़ियों तक। विंध्यन प्रणाली, विंध्यन प्रणाली का अभी देखते हैं अपन एक बार। धारवाड़ प्रणाली का देखते हैं, कडप्पा प्रणाली का देखते हैं। अब आप सोचो इसमें से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है? आंसर बता दो फटाफट से इसका। इसका सही आंसर है विंध्यन प्रणाली। कौन सा है? विंध्यन प्रणाली। अगर आप एमपी के मैप में विंध्यन प्रणाली अपन देखते हैं तो एमपी के मैप के अनुसार विंध्यन प्रणाली ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन सच में ये कैसी है? ऐसे खंडित रूप में आगे तक, और यहाँ भी ये ऐसे खंडित रूप में है। तो यहाँ आपका गुजरात वाला बॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे सासाराम बिहार वाला बॉर्डर आ जाता है, क्योंकि बीच बीच में अपर्दन हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो इंपॉर्टेंट 11, 12, 13 बंदरगाह हैं, 14 बंदरगाह, उनमें से कौन सा ऐसा एक राज्य है जिसमें 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? देखिए, पहले तो भारत के आप ये बंदरगाह वाली स्थिति देख लीजिए।
यहाँ से बंटवारे का जो जन्म है या बंटवारे का पुत्र बंदरगाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कांडला बंदरगाह, गुजरात को। 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा से लगते हैं आपके, 4 राज्य इधर, 4 राज्य इधर, बीच में ये केरल, ठीक है। अब इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे 2 से अधिक बंदरगाह है? अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादा है, तो आंसर सही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तमिलनाडु। राज्य तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किस लाइन का उपयोग किया था? 2011 की जनगणना 2021 की जो कोरोना है उसके कारण से हो नहीं पाई। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनिन द्वीप एक द्वीप समूह है जो कि स्थित है, विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ आता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए बेटा। बोनिन द्वीप एक द्वीप समूह है जो इनमें से कहाँ आता है? इनमें से कहाँ आता है? बोनिन द्वीपों को जापान के टोक्यो के दक्षिण में स्थित ओगस्वार द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, बहुत काम आएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों के। ये जापान, अब जापान की स्थिति आप देखिए, ये आपका साइबेरिया, ये इधर आपका अलास्का, ये अलास्का, ये साइबेरिया, ये बीच में आपकी बेरिक जल संधि, प्रशांत महासागर, और यहीं पे 4 द्वीप है, होन्शु, क्यूशु, शिकोको, होक्काइडो। इसमें से होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। इन्हीं द्वीपों का ये ऊपर वाला भाग जो है, ये वाला भाग जापान सागर कहलाता है, और यहीं पे क्या है बेटा, जो आपका ओगासावारा द्वीप समूह है वो है। इसमें बोनिन द्वीप जो है वो विश्व धरोहर स्थल में लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1857 की क्रांति में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह किस राजवंश से संबंधित थे? अपने को ध्यान है कि शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो हैं आपको अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। इनका जो योगदान है वो भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बृहत स्तर पे 1857 की क्रांति में। ये किस राजवंश से थे? तो आप थे गोंड डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी थे? गोंड राजवंश से। महारानी दुर्गावती के ही वंशज थे आप। चरण पादुका नरसंहार निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? चरण पादुका नरसंहार मकर संक्रांति का दिन, ठीक है, और वर्ष 1931, जगह उर्मिल नदी के किनारे, गोली चलाने वाला फिशर, कर्नल फिशर, और जगह कौन सी थी? ये जिला कौन सा था हमारा? छतरपुर। जिला कौन सा था बेटा? छतरपुर। देखिए साथियों, एमपीपीएससी प्री के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना, बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसका प्राइस 500 रुपये से अंदर है। 50 लगभग टोटल एफएलटी मिल जाएंगे आपके सारे यूनिट वाइज, और एफएलटी 30-35 प्लस मिला के 100 प्लस टीएलटी है। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में इस टेस्ट सीरीज से 70 प्लस क्वेश्चन रहे थे, जिसके गवाह आप खुद, आपके दोस्त मित्रगण हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को लगाया था। ठीक है, अभी तक आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं लगा रहे तो बाकी बच्चों से पीछे हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना और ये टेस्ट सीरीज लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। गलत जोड़े का चयन कीजिए। गौड़ वंश यादव राय, सिंधिया वंश राणोजी सिंधिया, होलकर वंश मल्लाराव होलकर, चंदेल वंश युवराज देव प्रथम। अब बता दीजिए इसमें से कौन सा आंसर गलत है? कौन सा आंसर गलत? देखिए इसको तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कौन सा गलत है। देखिए चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक जी महाराज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक महाराज, तो ये गलत हो गया। भोपाल रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय इसके शासक कौन थे? पहला, 1 जून 1949 को क्या हुआ? भोपाल राज्य का विलय हुआ। ठीक है। मेंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट जो है उसके 2 बार चेयरमैन कौन रहे थे? नवाब हमीदुल्लाह खान। और इन्होंने क्या किया था? जो भारत में विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जून 1949 को हमीदुल्लाह खान के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ऐसा होने के पीछे कारण था, इसी घटना के कुछ 2-3 महीने पहले भोपाल का जलियांवाला बाग कांड घटना हुई थी, जिसमें हमीदुल्लाह खान के सेनापति जाफर खान ने नृशंस हत्याएं की थी। तो उसी के बाद क्या है कि थोड़ा शिकंजा तेज हुआ और इस प्रकार का विलय पत्र तैयार हुआ। सर हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब भी थे। निम्नलिखित में से किस सिंधिया शासक ने राज्य की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी?
बता दो फटाफट से। उज्जैन पहले थी, कौन लेके गया था इसमें से? राणोजी सिंधिया संस्थापक। और राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कौन लेके गए? दौलत राव जी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टिप्पणी पढ़े। दौलत राव सिंधिया 1794 1827 में अपनी मृत्यु तक मध्य भारत में ग्वालियर राज्य के महाराज रहे। उनका शासनकाल मराठा साम्राज्य के भीतर वर्चस्व का काल रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के साथ युद्धों के साथ मेल खाता था। दौलत राव ने दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इन सब के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, आप पढ़िएगा आराम से पॉज करके। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का मूल कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग 4 का अलग से जोड़ा गया। आर्टिकल 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। अभी मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। इनमें से कौन? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये भी है। मेरे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को मानना, बिल्कुल। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये अभी तक मूल कर्तव्य में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान किस योजना पर आधारित है? मतलब शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है इनमें से किसमें दिया गया है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए इसमें आप केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन कहाँ किया गया? पहला मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान का आधार भी माना जाता है। 60% संविधान वहीं से लिया गया है, हमारा लगभग 2/3 भाग माना जाता है। और इसी में क्या? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। और विषय विभाजन की जो घटना है वो भी किससे संबंधित है? आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस एरो पे विशेष फोकस नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर विशेष फोकस करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 1957 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमी का नेतृत्व किया था? अब देखिए, ईयर 1957 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमी का जो नेतृत्व किसने किया था? वीवी गिरी। इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की स्थापना 1957 में श्रम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके पूर्व राष्ट्रपति श्री वी गिरी शिक्षा जगत से बहुत ज़्यादा आगे शिक्षा जगत के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को सामने रखा? मतलब संविधान सभा का पहली बार विचार किसने रखा था? एम.एन. रॉय। किसने रखा था? एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार भारत की संविधान सभा के विचार को सामने रखा था। संविधान सभा का विचार याद रखिएगा, संविधान सभा, ठीक है। संविधान की बात नहीं कर रहा, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे और कट्टर लोकतंत्र के हिमायती। निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है? मतलब इनमें से कौन न्यायमूर्ति है जो न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए हैं? अपील जो अपना आता है, अपन बोलते हैं रिट लगाना, अपन जो करते हैं आर्टिकल 32 वगैरह, उसके अलावा भी न्यायालय के संज्ञान में चीजें आ जाए तो ये न्यायिक असक्रियता से जुड़ा हुआ जो है कौन आते हैं? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। मेंस में भी पूछा गया ये आंसर। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई, तो आप तीनों ही आते हैं। उपयुक्त सभी पे मेरा ध्यान नहीं गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई, ये चारों न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत से जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? जो प्रिम्बल है वो संविधान की कुंजी है। इनमें से किसका ये कथन है? तो ये कथन जो है अर्नेस्ट बार्कर का। किसका है? अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, क्यों? लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो ये तो क्या हो गया? लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद की शक्ति हो गई। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो ये एक स्थायी सदन हो गया, वो अलग बात हो गई। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही एक तथ्य ऐसा है जो क्या करता है? भारत की सरकार को संसदीय प्रणाली के रूप में घोषित करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम जो है उससे संबंधित बातें। इनमें से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? अनुच्छेद 243 2D। 2D याद रखना, जिला योजना समिति 2D। जिले के लिए क्या करना है? 2D। 243 तो पंचायती राज से संबंधित है, जिला योजना में याद रखना 2D।
उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से प्रकट करने का आदेश कब जारी किया गया था? उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को जारी करने का, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2001 ही होगा ये शायद, संभवतः 2000। इसका आंसर एक बार देख लेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है साथियों, इसके आगे का पेपर जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।